हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। अब आपको क्या करना है कि जितने भी अकाउंटिंग में ये रूल होता है कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उनको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि मनी वैल्यू के टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी तो आपको उसकी वैल्यू लिखनी है कि वो चीज़ कितने रुपए की थी, या जैसे अमेरिका में बात करें तो वो कितने डॉलर की थी, इस हिसाब से। ठीक है, इंडिया में बात करें तो कितने रुपीज़ में है। तो ये हो गया मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब आप इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इनके लिए ना बिल्कुल सही बुक, यानी कि जैसे कि जनरल अकाउंट और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती हैं, प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जनरल बनाने पड़ते हैं और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। सब्सिडरी बुक्स कुछ नहीं है, जो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसे जो अकाउंट होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, ये जो इनके लिए बनानी पड़ती है। तो ये हो गया तुम्हारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। अब आपने रिकॉर्ड, आपको ना देखो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए, अब उनको ना बिल्कुल उसके सही नेचर के अकॉर्डिंग सही लेजर बुक में हमें पोस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, सेपरेट एक लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं हर एक मेन ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मान लेते हैं परचेज है, तो परचेज के लिए आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स के लिए आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। इसी तरह मान लेते हैं कि डाटा से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसके लिए डाटा का लेजर बनाना पड़ेगा। कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स है तो उनके लिए कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बाद में ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना पड़ता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो बस यही है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है इसका समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। अच्छा, अब आपने बना ली बहुत सारी लेजर्स बुक्स। ठीक है, सबकी आपने सेपरेट सेपरेट बना ली, परचेज के लिए अलग बना ली, कैश के लिए अलग बना ली, सेल्स के लिए अलग बना ली। अच्छा, अब जरूरत क्यों है समराइज करने की ट्रांजेक्शन की, ये समझिए। मान लीजिए आप ओनर हैं, आप एक दिन गए अपने ऑफिस में 1.5-2 महीने में, और आपने कहा कि जाओ सारे ना, मुझे सबका वो देखना है कि क्या पोजीशन है, कितना क्रेडिटर है, कितना डेटर है, सब कुछ चेक करना है, जाओ ले आओ जितनी हमारे पास वो पड़ी हैं रिकॉर्ड्स। अब वो एम्प्लॉय गया, ले आया मोटी मोटी किताबें, ले आया परचेज बुक की, ले आया इतनी मोटी, सेल्स बुक की बहुत मोटी, अब ले आया और 7-8 आपके मेज पर रख दी, 10-12-20 जितनी भी थी सब रख दी। अब आप तो एक एक बुक को यानी लेजर को खोलोगे, देखोगे, ऐसे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, हम ना इन ट्रांजेक्शन्स को जो लेजर के फॉर्म में, जनरल के फॉर्म में हमारे सामने होते हैं, उनको हम समराइज कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के रूप में। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस से आगे बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी लेजर्स होते हैं ना, उनका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बस क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। ऐसे समझ लो आप कि मान लेते हैं कि लेजर में कैश है, अब कैश का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है ना, सिर्फ उस चीज को हम लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो पूरी की पूरी जो 1 या 2 पेज की जो ट्रायल बैलेंस बनती है, वो एक तरह से समरी हो जाती है, और हमारे जितने भी लेजर हैं, हमारे जितने भी अकाउंट बने हैं उन सब का, तो उसमें ईजी हो जाता है हमें देखना। फिर उसी की हेल्प से, यानी कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक, तो अब है 6 पॉइंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल डेटा। अब आपने क्या करा, बैलेंस शीट वगैरह बना ली, तो अब आपको उसको भाई एनालाइज करने में इससे हेल्प होती है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा बैलेंस शीट देख के कि आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी और कितनी लाइबिलिटी हैं। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट वगैरह से मिल जाती है। अब 7 पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूज़र।
अब देखो मैं इसको पढ़ देता हूँ। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स ऑन टाइम इज द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग सो दैट कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब ये फाइनल स्टेप है कि आपको भाई टाइम पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सके। अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। मान लेते हैं आपको ना मशीन की जरूरत थी बिजनेस में इस महीने, लेकिन आपको ये बात पता चल रही है 6-7 महीने बाद, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए बहुत जो ज़रूरी है कि टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा 7 पॉइंट। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसकी जो वीडियो का पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और अदर वीडियोज़ के भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों।